हेलो स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे थे एंड लास्ट क्लास में हमने किया था इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड सर्किट डायग्राम्स। नाउ हमारा आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। आज हम ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पढ़ेंगे। दोनों ही टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। ओम्स लॉ ने रिलेशन दिया था बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। So the relationship between the potential difference across a conductor and current flowing through the conductor is given by Ohm's law। इसको ओम्स लॉ इसलिए कहा जाता है बिकॉज ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, तो ओम्स लॉ ने क्या किया, रिलेशन दिया बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। एंड अब क्या था इसकी एग्जैक्टली स्टेटमेंट। According to Ohm's law, the potential difference across the ends of a conducting wire in an electrical circuit is directly proportional to the current flowing through this conductor। Conditions भी हैं at constant temperature and pressure, means potential difference is directly proportional to the current flowing through the कंडक्टर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आपके पास V इंक्रीज करें तो करंट भी इंक्रीज कर जाएगा, एंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करें तो करंट भी डिक्रीज कर जाएगा। जैसे हमारे पास कोई सर्किट है, जैसे हमने इसमें बैटरी लगा रखी है, रेजिस्टेंस लगा रखी है, एमीटर लगा रखे हैं। अब जैसे ही हमारे पास ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तब मान लो करंट फ्लो कर रहा था 5 एम्पियर, बट अब हमने बैटरी ली 10 वोल्ट की, तो करंट की भी अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर मैंने 5 5 10 10 ही ली है, इंक्रीज करिए इन अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब जो इनकी रेशियो आ रही है पहले, वही बाद में भी आएगी। जैसे यहाँ पर रेशियो 1 थी, यहाँ पर भी रेशियो 1 है। अगर यहाँ पर मैं लेती 5 वोल्ट पर करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, तो रेशियो आ जाती 2। फिर यहाँ पर जब 10 वोल्ट होता तो यहाँ पर 20 होना पड़ता। तो ये जब रेशियो कांस्टेंट रहती है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमेशा वहाँ क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जब ये वाला साइन आप हटाओगे प्रोपोर्शनैलिटी का, तो ये इज इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आता है आर। आर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस होती क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल लैंग्वेज में अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब मोर प्रॉपरली हम इसको बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट या अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की जिसकी वजह से ये रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ करंट को, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये प्रॉपर्टी है जो ये इंट्रिंसिक भी हो सकती है, एक्सट्रिंसिक भी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। तो अगर आप मटेरियल चेंज कर रहे हो तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से प्रॉपर्टी ये है इंट्रिंसिक। एंड एक्सट्रिंसिक का मतलब जैसे आपके पास एक ही वायर है, जैसे मान लो आपके पास नाइट्रोम की कोई वायर है, ठीक है। अब इसमें आपने अगर टर्न्स दे दिए तो ये भी इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करवा देगी। तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ रही है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी आ रही है। तो आप डायरेक्टली लिख लो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट या अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब है हमारे पास रीजन क्या है रेजिस्टेंस का इन अ कंडक्टर। अब हमें पता है, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट, वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज विद द एटम्स एंड आयंस। जो कंडक्टर है
जैसे अगर आपके पास कार्बन का है या कोई कॉपर का है, कोई भी है, तो फिर अगर उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उसमें एटम्स भी तो प्रेजेंट होंगे, तो उन एटम्स और उन आयंस, मतलब अगर चार्ज्ड है उस पर कुछ तो हम उसको आयन बोल देंगे, तो उनके साथ भी कोलिजन होएगा एंड इलेक्ट्रॉन्स का विद अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होएगा। एंड ड्यू टू दीज कोलिजन्स देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन कोलिजन्स की वजह से उनके ऑब्वियसली उनको अपोजिशन मिलेगी, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू द कंडक्टर, एंड इस अपोजिशन को ही हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। अब मैथमेटिकली क्या है, रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर था बाय ओम्स लॉ, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आई, या I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आर। तो यहाँ पर क्या है कि I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज आपकी इंक्रीज कर रही है तो सेकंड चीज क्या कर जाएगी, डिक्रीज। इफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है टू द इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डिक्रीजेस, तो करंट की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। SI यूनिट ओम्स लॉ था ना, तो ओम्स लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था, दैट्स वाई इसकी SI यूनिट भी ओम ही है। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ओमेगा से, ये ग्रीक सिंबल है ओमेगा, तो ये इस टाइप से बनाना है आपको। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ओम का सिंबल है ये, ओके। तो 1 ओम तो हमने डिफाइन करना है, SI यूनिट है इसकी ओम, तो हम 1 ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड्स एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। जैसे आपके पास ये फॉर्मूला था R इज इक्वल टू V बाई आई, आपको इसकी वैल्यू 1 चाहिए, तो पोटेंशियल 1 वोल्ट ले लो, करंट 1 एम्पियर ले लो। तो 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends and current of 1 ampere flows through it, तो 1 ohm की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere, 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere। नेक्स्ट है ग्राफ बिटवीन V एंड I। ओम्स लॉ ने V और I के बीच में रिलेशन दिया था, अब हमें इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो फॉर ओमिक कंडक्टर्स मीन्स जहां पर ओम्स लॉ ओबे हो रहा है, एंड द सर्किट्स हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस, सर्किट जिनमें कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो, अगर आप रेजिस्टेंस वैरी करवा रहे हो तब भी नहीं होएगा। एंड अगर आपके पास नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं, तो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो जो ओबे करते हैं वही कंडक्टर होना चाहिए, एंड सर्किट्स में कांस्टेंट रेजिस्टेंस होने चाहिए। देन द ग्राफ बिटवीन V एंड I कम्स आउट टू बी लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जैसे अब I है, अब लीनियर की कंडीशन क्या है कि अगर I है वो चेंज हो रहा है इन प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो ऑफ I एंड V, दैट इज I बाई V इज कांस्टेंट। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया है, VI रेशियो कितनी आई, 2 2 2, यहाँ पर भी रेशियो 2, यहाँ पर भी रेशियो 2। अगर रेशियो कांस्टेंट है तभी आपका ग्राफ लीनियर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। I मस्ट चेंज इन प्रोपोर्शन टू V। तो आपके पास ग्राफ लीनियर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसकी स्लोप कम ज्यादा हो सकती है, मीन्स आपकी लाइन कभी यहाँ बन सकती है, बट होनी क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, फिर है हमारे पास, अगर हमारे पास कंडक्टर हो नॉन ओमिक या सर्किट्स में वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, अगर एक भी चीज इनमें से हो जाती है, देन द ग्राफ विल नॉट बी लीनियर। लीनियर नहीं होएगा मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं होएगा, कोई और शेप ले लेगा, कोई भी ले सकते हैं, बट लीनियर नहीं होएगा। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। इसके लिए हमने एक सेटअप बनाना है। सेटअप में हम लेंगे रेजिस्टेंस वायर, बैटरी, स्विच, रियोस्टेट, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड सम कनेक्टिंग वायर्स। नाउ लुक एट द सेटअप। हमने यहाँ पर क्या किया है कि बैटरी ली है, बैटरी के साथ में हमने एक स्विच लगाया है,
देन लिए हमने रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये जो है एरो से हम दिखाते हैं स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट ऑफ द रियोस्टेट, मीन्स ये जहां पर आएगी आपके पास वैल्यू, ये मतलब हम स्लाइड करवाते हैं, एक कीज टाइप में होता है, तो उतनी रेजिस्टेंस सर्किट में आएगी। अब ये यहाँ पर है तो मीन्स इतनी आ रही है, यहाँ पर आ जाएगा तो इतनी रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगी। जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो सर्किट में हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। तो ये आपके पास है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट ऑफ द रियोस्टेट। फिर हमने ऊपर लिए एक कंडक्टर, पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर है हमारे पास, जिसमें से हम करंट की वैल्यू एंड पोटेंशियल की वैल्यू नोट करेंगे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वायर लिए है एंड वोल्ट मीटर हमें पता है हमेशा कहाँ लगता है, पैरेलल में, तो इसके पैरेलल में हमने लगाया है वोल्ट मीटर एंड सीरीज में लगाया है एमीटर। सारों को कनेक्ट कर दिया बाय कनेक्टिंग वायर्स। तो ये तो इसका था सेटअप। अब एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे बाय प्रेसिंग द स्विच एस। अब हमने ये स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने पर क्या होएगा, करंट फ्लो कर जाएगा इन द सर्किट। फिर हमने क्या करनी है, नोट करनी है वैल्यू ऑफ करंट बाय एमीटर एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय वोल्ट मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है कि वैल्यू ऑफ आर चेंज करनी है, इसको इंक्रीज करवा सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम इसको इंक्रीज करवाते जाएंगे पहले थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट रीडिंग के लिए थोड़ा और इंक्रीज करवा देंगे। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, चेंज द वैल्यू ऑफ करंट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आर। तो हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी एंड वी की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर हम अगेन नोट कर लेंगे वी एंड आई। Similarly, the current values and the corresponding potential difference values are noted in all the cases. Different cases के लिए note करनी है for different value of R and हमें क्या मिलेगा, रेशियो V by I कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड हमारे पास ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, वेरीफाई। ओके, फिर है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हमारे पास 2 लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है जो इसकी कंडीशंस थी कि ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही वर्क करता है, बट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो फ्यू मिनट्स में भी चेंज हो सकता है, तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। सेकंड है कि वर्क्स ओनली इन कंडक्टर्स, ओनली कंडक्टर्स में वर्क करता है एंड उसमें भी कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जो नॉन ओमिक हैं। और फर्दर अगर हम बात करें डायोड्स, इंसुलेटर्स या सर्किट विद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो उनमें तो ये वर्क करता ही नहीं है। फिर है हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ सब्सटेंसेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हम 3 ग्रुप्स में सब्सटेंसेस को नॉर्मली डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। फर्स्ट है कंडक्टर्स, फिर है रजिस्टर एंड थर्ड वन इज इंसुलेटर। कंडक्टर्स होते हैं वो सब्सटेंसेस जिनके लिए वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, जिनके लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, उनको बोलते हैं हम कंडक्टर्स। जैसे सिल्वर मेटल है हमारे पास, वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर्स हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉपर की। तो कॉपर और एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर्स हैं। सिल्वर कॉस्टली है इसलिए हम वायरिंग में यूज नहीं करते, कॉपर यूज करते हैं। फिर है हमारे पास रजिस्टर। रजिस्टर की कंडक्टर से कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस होती है और इनको हम द सब्सटेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रजिस्टर्स। अब उसमें हमने कंडक्टर्स लिए थे, इसमें जो एलोएज होते हैं मीन्स 2 या 2 से एलिमेंट्स को जो मिलके बनते हैं, जैसे नाइट्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, इनकी हाई रेजिस्टेंस होती है। सो इनको हम यूज करते हैं इन दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वेयर हाई रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। ओके, फिर हमने एक पीछे बात बोली थी कि रजिस्टर हम सर्किट में लगा रहे हैं, तो रजिस्टर है एक मटेरियल ही है। रजिस्टर अगर हमने सर्किट में लगानी है तो इस मटेरियल का कुछ छोटा सा पार्ट अगर हम सर्किट में लगा दें तो वो उसको अपोजिशन देगा, तो रजिस्टर रिड्यूसेस द करंट इन द सर्किट। और ये फिक्स लेंगे हम, तो फिक्स रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंड्यूस करवाएगा रजिस्टर।
फिर है हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, मींस इसमें से करंट को अपोज ये इतना करते हैं कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो एन इंसुलेटर डज नॉट अलो करंट टू फ्लो थ्रू इट, बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। रबर एंड वुड आर गुड इंसुलेटर्स। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो रबर के ग्लव्स यूज करते हैं सो दैट उनको करंट ना लगे, बिकॉज रबर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता करंट को फ्लो करने के लिए। क्लियर। फिर है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल दो या थिकनेस बोल दो ऑफ कंडक्टर। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। सो फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज directly proportional to the length of the conductor, means R is directly proportional to L। अगर लेंथ इंक्रीज करिए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। ये सिंपली आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करने हैं, अगर उनको थोड़े से डिस्टेंस के लिए फ्लो करना है तो ऑब्वियसली वो कम कोलिजन करेंगे एंड इजीली फ्लो कर जाएंगे। लेंथ इंक्रीज करवा देंगे तो यहाँ पर उनको हर जगह आइटम्स मिलेंगे, मोर कोलिजन्स मोर रेजिस्टेंस। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे अगर हमने L लेंथ की वायर ली है, इसमें मान लो रेजिस्टेंस R है, अगर आप लेंथ को 2L कर देते हो तो रेजिस्टेंस इन प्रोपोर्शन चेंज होगी, रेशियो सेम आएगा, मीन्स यहाँ पे 1/2 था तो यहाँ पर भी 1/2 ही आएगा, तो रेजिस्टेंस भी आपकी क्या हो जाएगी 2R। ठीक है। फिर है हमारे पास इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होती है ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वो इनवर्सली होती है, मीन्स अगर एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। जैसे अगर हमारे पास ये कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, थिकनेस है जो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मिलेगी, मीन्स ये इतना है इसका एरिया, इतनी है थिकनेस। एंड अगर हम एरिया इंक्रीज कर जाते हैं 2A कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्पेस मिल गया। जैसे आपको भी एक भीड़ी सी गली में से जाना है और एक खुली रोड है आपके पास, उसमें से जाना है तो आप ऑब्वियसली खुली रोड पे इजीली जा पाओगे। सेम इलेक्ट्रॉन्स भी अगर उसको पास एरिया ज्यादा होगा तो वो इजीली जा पाएगा। एंड डायरेक्टली जो होता है ये चेंज होता है। जैसे एरिया A पे मान लो रेजिस्टेंस R है, अगर हमने एरिया 2A कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब ये जो रेशियो आ रही थी इसका इनवर्स होती ही आएगी, रेशियो थी 2 तो यहाँ पर आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ऑफ एनी कंडक्टर वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, जिससे कि हमने कंडक्टर बनाया है उस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो उन दोनों की रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होएगी। अब हमने क्या किया कि एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे हमने 2 सिमिलर वायर्स ली, सिमिलर का मतलब उनकी इक्वल लेंथ है, इक्वल डायामीटर है। एक हमने ली है कॉपर मेटल की और एक ली है हमने नाइट्रोम एलॉय की। हमें जब उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट की तो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द कंडक्टर आर डिफरेंट, दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट आई। इससे शो होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, उनकी इक्वल लेंथ थी, इक्वल डायमीटर था, बट मटेरियल डिफरेंट था तो उनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट आई। तो यहाँ से शो हो गया कि जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है। फोर्थ फैक्टर है हमारे पास इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीज करती है ऑन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। मेटल मींस कंडक्टर के केस में हमारे पास रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगी, एंड अगर हम टेम्परेचर को लोअर कर रहे हैं तो फिर वो डिक्रीज करेगी। मींस रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर मेटल्स और वी कैन से फॉर कंडक्टर्स। बट अगर हम बात करें एलॉयज की तो रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज लाइक मैंगनीज, टंगस्टन एंड नाइट्रोम इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। उस पर टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता।